नमस्कार विद्यार्थियों। हम इस टाइम 18 क्रांति को पढ़ रहे हैं। क्रांति के परिणामों के बारे में हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे क्रांति का स्वरूप के साथ। देखो, स्वरूप को लेकर काफी मतभेद, काफी चर्चाएं रही है कि अक्सर कुछ विद्वान क्रांति का स्वरूप सैनिक कारण मानते हैं, कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि ये ईसाई धर्म के खिलाफ एक धार्मिक विद्रोह था। तो अलग अलग इतिहासकारों की अपनी विचारधाराओं को लेकर अलग अलग आउटलाइंस है, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके अलग अलग फिलोसॉफी इसके ऊपर रही है। तो उनका जो विचारधारा है वो इस क्रांति का स्वरूप को अलग निर्धारित करती है, इस स्वरूप को अलग अलग रूपों में बांटती है। अगर हम बात करें पहली विचारधारा की, तो पहली विचारधारा जो है वो है सैनिक विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिलती है। सैनिक विद्रोह के रूप। अब इस विचारधारा के इतिहासकारों के नाम की बात की जाए तो इस विचारधारा के इतिहासकारों में जो नाम मिलता है वो मिलता है सर जॉन लॉरेंस का। जॉन लॉरेंस इनका नाम प्रमुख मिलता है। केय, एक ये है, एक केय है। इसके अलावा मार्शमैन, के अलावा सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान एक प्रमुख इतिहासकार है, मार्क्सवादी इतिहासकार। उनका नाम है मजूमदार। आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। इन इतिहासकारों को मानना है कि ये जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति का जो स्वरूप है वो सैनिक स्वरूप था। यह विद्रोह जो था एक सैन्य विद्रोह था और कुछ नहीं। तो इन इतिहासकारों ने इसको एक सैनिक विद्रोह माना है। इन इतिहासकारों को इस क्रांति के सैनिक विद्रोह मानने के पीछे कारण यह है कि एक तो देखो, ये क्रांति जो है, ये क्रांति किसने स्टार्ट की थी? क्रांति की थी सैनिकों ने। क्रांति की स्टार्टिंग की सैनिकों द्वारा की गई थी। सैनिकों ने क्यों किया था, क्यों की थी? क्योंकि सैनिकों के साथ सेना में जो अंग्रेजी सेना थी उसमें क्या होता था, उनके साथ धर्म और नस्ल को लेकर भेदभाव होता था, उनके प्रमोशन नहीं होते थे, उनके वेतन भी कम दिया जाता था, तो उनके साथ भेदभाव पूर्ण नीतियां अपनाई जाती थी। इस वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उनके साथ क्या किया गया था कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने के लिए उनको जबरदस्ती फोर्स किया गया। तो उन्होंने उस कारतूस को चलाने से मना कर दिया, जिस वजह से ये क्रांति फैली थी। जो क्रांति की जो चिंगारी है वो क्रांति की चिंगारी जो फैलाने का काम किया था सैनिकों ने। और ये सबसे पहले जो क्रांति हुई थी सैनिकों द्वारा हुई थी। बाद में जाकर इसमें आम जनता ने और देसी राजाओं ने इस क्रांति में इन्वॉल्व लिया था। तो इनका मानना है कि जो मेन जो क्रांति थी वो सैनिकों द्वारा की गई थी, इसलिए ये सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं, इनका मानना है। और इनका मन के पीछे एक और ये कारण है, बताए जाते हैं कि बात की जाए तो कि इसमें जो सैनिकों के अलावा जो जनता ने भाग लिया था वो केवल अवध की जनता ने भाग लिया था और किसी ने नहीं लिया। अवध की जनता के अलावा कहीं की भी जनता है इसमें भाग नहीं है इन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। तो ये मात्र केवल सैनिक क्रांति मात्र थी इन इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए। और इनका मानना यह भी है कि यह विद्रोह भारत के कुछ ही भागों तक सीमित था, जिसमें उत्तर भारत के कुछ इलाके थे, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, अवध के एरिया है, उनमें ये क्रांति थी। दक्षिण भारत और भारत का अधिकतर इलाका, पंजाब वाला, कश्मीर वाला इलाका, पहाड़ी क्षेत्र जो है, और इसके अलावा राजपूताना वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, ये सब क्या थे, इस क्रांति से अछूते थे। तो इनका
इनके पक्ष में एक और ये कारण दिए जाते हैं सैनिक क्रांति को लेकर। विद्रोह का वास्तविक कारण जो बताया जाता है वो चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग ना करने की वजह से हुआ था, यही क्रांति का प्रमुख कारण बना। और ये इनका मानना यह है कि इन इतिहासकारों का मानना यही है कि यह सेना की कुछ टुकड़ियों का विद्रोह था। इसमें सिख, राजपूत और गोरखों ने इसमें भाग नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने यह विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। ये भी बात सही है कि मेरठ को छावनी, मेरठ है, दिल्ली है, इन्हीं की सैनिकों ने इस विद्रोह को इन्हीं सैनिकों ने विद्रोह किया था। बाकी सैनिकों ने क्या किया था, मद्रास की, बम्बई की और राजपूताना वगैरह पंजाब की जो सेना है उन्होंने इस क्रांति को दबाया था। तो इनका भी ये पॉइंट भी सही है, ठीक है। ये बात भी की जाती है। और बहुत कम ही राजाओं ने इसमें भाग लिया था देखा जाए तो ये सब कारण बताए जाते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये जो क्रांति थी सैनिक मात्र क्रांति थी। इन इतिहासकारों का मानना है कि जो क्रांति का स्वरूप था वो सैनिक स्वरूप था और कुछ नहीं, क्योंकि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो क्रांति सैनिकों द्वारा की गई थी। बहुत कम राजा थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, और जिन राजाओं ने इसमें भाग लिया था वो केवल अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से उन्होंने भाग लिया था। अब देखो इसको थोड़ा गौर से अगर अपन देखते हैं तो पता चलता है कि बात थी तो वाकई में ये एक सैनिक विद्रोह ही, क्योंकि स्टार्टिंग जो हुई थी वो राइफल्स को लेकर हुई थी। सेना में ये विद्रोह सबसे पहले फैला। मंगल पांडे जो था वो सबसे पहले इस क्रांति की स्टार्टिंग में शहीद हुआ था। चर्बी वाली कारतूसों को लेकर सबसे पहले विद्रोह हुआ। विद्रोह की जो ज्वाला थी वो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों तक फैल गई, और फैलने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो सैनिकों में हुई थी। ये विद्रोह जो था वो सैनिकों में फैला था, जिसमें अपन ने देखा कि मेरठ से स्टार्टिंग होती है, मेरठ से बाद दिल्ली के बाद से अनेक क्षेत्रों में ये क्रांति फैली, और यहाँ की जो सेना थी उस सेना ने विद्रोह किया। बाद में जाकर जो देशी रियासतों ने उसका फायदा उठाया, जो कि अंग्रेजों की नीतियों से लाचार थे या उनसे परेशान थे। उन्होंने बाद में जाकर इस क्रांति की ज्वाला में अपना योगदान दिया था, याद रखना है। स्वरूप केवल सैनिक था। इतिहासकारों का कहना बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में क्रांति क्या हुई थी, सैनिकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। देसी राजाओं ने केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए इसमें भाग लिया था, अपने हितों को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसमें भाग लिया। झांसी की रानी को देखिए, झांसी की रानी का मकसद क्या था, अपनी झांसी को वापस प्राप्त करना और अपना जो गोद लिया पुत्र है उसको मान्यता दिलवाना। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी तो वो पेंशन वापस चाहते थे, और हजरत महल जो है वो अपने बेटे ब्रिटिश काजल का राज्य वापस चाहती थी। तो सभी जो राजा जो थे वो क्या करना चाहते थे, अपने हितों की प्राप्ति करना चाहते थे। तो इनका मानना यह है कि ये जो क्रांति थी ये मात्र सैनिक विद्रोह था। आरसी मजूमदार ने यहाँ तक कह दिया है कि यह तो न तो स्वतंत्रता संग्राम था, केवल सैनिक विद्रोह मात्र था। इसका मानना यह है, ठीक है। तो पहला जो स्वरूप सामने निकल के आता है वो निकल के आता है कि ये एक सैन्य विद्रोह था, ठीक। इतिहासकारों के नाम आपको याद करने। देखो दूसरा जो स्वरूप निकल के आता है वो है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। दूसरा स्वरूप क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह। इसे राष्ट्रीय विद्रोह करार देने में वीडी सावरकर, जिन्होंने किताब लिखी 1857 पे नेशनल रिवोल्ट, और जवाहरलाल नेहरू, इन इतिहासकारों का ने इसको क्या माना है, राष्ट्रीय विद्रोह करार दिया है। तो इन इतिहासकारों ने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, और इसे भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है।
इसमें केवल भारतीय सैनिकों ने नहीं अपितु शासकों एवं जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और स्त्रियां भी इसमें पीछे नहीं रही। जवाहरलाल नेहरू जो है अपनी किताब जो है, इनकी किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारत की खोज, मूलतः इंग्लिश में थी, अब इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया गया, भारत की खोज या भारत की कहानी के नाम से। इसमें इन्होंने इस क्रांति के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये है कि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यह शीघ्र जन विद्रोह है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया था। स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, इसने शीघ्र ही जन विद्रोह व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। ये स्टेटमेंट दिया है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर। तो इन इतिहासकारों को मानना है कि यह विद्रोह जो था ये राष्ट्रीय विद्रोह था। अब देखो इसके पीछे मानने का तर्क ये है कि माना कि जो विद्रोह था, विद्रोह की स्टार्टिंग थी वो सैनिकों द्वारा की गई, लेकिन उस क्रांति के स्टार्ट किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये देखना इंपॉर्टेंट है कि उसका महत्व क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, उसमें किन वर्गों ने भाग लिया। जो चिंगारी जो थी वो सैनिकों ने भड़काई थी, लेकिन वो चिंगारी भड़कने के बाद उसमें एक के बाद एक आम जनता जो थी वो जुड़ती गई। जनता ने डायरेक्टली उसमें भाग नहीं लिया, केवल अवध की जनता ने उसमें भाग लिया, लेकिन जब गहन रूप से अपन अध्ययन करते तो ये पाते हैं कि सैनिक जो विद्रोही सैनिक थे उनको आम जनता ने काफी सपोर्ट किया था। जहां के जिन रियासतों के राजाओं ने सैनिकों को सपोर्ट नहीं किया था, अगर वहां के वहां सेना ने विद्रोह किया, अगर वहां लेकिन वहां के सैनिकों राजाओं ने उसको सपोर्ट नहीं किया उन सैनिकों को, तो उनका सपोर्ट किया था आम जनता ने। ये हमें शोध रिसर्च के थ्रू पता चलता है कि राजा के सहायता न करने पर आम जनता द्वारा उसकी सहायता की गई थी, क्योंकि सैनिकों की, विद्रोही सैनिक, क्रांतिकारी सैनिकों की। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। अब देखो इसमें अगर बात की जाए और एक पॉइंट निकल के आता है, पॉइंट ये है कि समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया। समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया। एक पॉइंट ये निकल के आता है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट देखो ये स्त्रियों का योगदान देखो, उसमें स्त्रियों ने भी इसमें पार्ट लिया था। और इस राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप देने के लिए ये पॉइंट निकल के आते हैं कि समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया तभी राष्ट्रीय विद्रोह कहलाएगा, स्त्रियों ने भाग लिया तभी राष्ट्रीय विद्रोह कहलाएगा। इन इतिहासकारों को मानना है नेता केवल निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं थे, नेता केवल निजी स्वार्थों से प्रेरित नहीं थे। ये पॉइंट निकल के आता है, इनका मानना है इन इतिहासकारों का। चौथा पॉइंट, विद्रोह पूर्व नियोजित था। अब ये पॉइंट स्टेटमेंट, ये पॉइंट इनके द्वारा दी गई, अब इनकी एक एक की व्याख्या करेंगे अपन। विद्रोह पूर्व नियोजित था, ये सब जो पॉइंट है इनके द्वारा दिए गए, जिससे साबित होता है कि ये क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था।
इसके अलावा विद्रोह के दीर्घकालीन कारण, विद्रोह के दीर्घकालीन कारण यानी कि लंबे समय से जो कारण चले आ रहे थे वो, इसकी वजह से विद्रोह हुआ था। छठा कारण की बात की जाए तो उस समय राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा था, राष्ट्रीय भावना का उदय। ये सब जो कारण है इससे साबित होता है कि ये जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये देखो पहला पॉइंट है समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया। इतिहासकारों का मानना है कि समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया है, तो इसी वजह से इसे राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप दिया जा सकता है। देखो इनका मानना यह है कि इस क्रांति में समाज, जो भारतीय समाज था उसके सभी वर्गों ने इसमें अपना प्रतिनिधित्व किया, अपना रोल अदा किया, चाहे वो अमीर हो, राजा हो, गरीब हो, या फिर कोई तालुकदार हो, किसान हो, या फिर कोई मजदूर हो, सैनिक हो, स्त्रियां हो, बच्चे हो, सभी ने मिलकर अपना अपना इसमें योगदान दिया। जहां अपने बड़े नरेशों में, राजाओं में देखो बहादुर शाह जफर है, झांसी की रानी है, नाना साहेब है, और बेगम हजरत महल है, आदि सभी ने इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा कुछ तालुकदार है, कुछ सामंत लोग भी थे जिन्होंने क्रांति के प्रसार में, क्रांति की ज्वाला को और भड़काने में, विद्रोह का नेतृत्व करने में, उनको सहायता पहुंचाने में और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में, उनको टक्कर देने में आदि रूप से उन्होंने विद्रोही क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि जो ये क्रांति जो थी ये इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था और इस वजह से इसे राष्ट्रीय विद्रोह का करार दिया जा सकता है। स्त्रियों के योगदान की बात की जाए तो इसमें भारतीय जहां पर विद्रोह हुआ था वहां की स्त्रियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जब जरूरत पड़ी, जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने खुद सैनिकों के वस्त्र पहनकर विद्रोह के जो ज्वाला थी उसमें कूद पड़ी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण हम देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, विद्रोह जो सैनिक थे, क्रांतिकारी सैनिक थे, उनको अनेक तरीके से सहायता भी की थी। ये हमें एक क्रांति के रूप में, ये क्रांति के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, नेता केवल निजी स्वार्थों से प्रेरित नहीं थे। देखो ये माना जाता है कि जो राजा थे, जो नेता थे, उन्होंने क्या किया था, अपने निजी स्वार्थों के कारण ही क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। क्रांति में वो कूद पड़े थे। पहले सैनिकों ने क्रांति की, उसका फायदा उठाकर उन्होंने अपने निजी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए क्रांति में कूद पड़े। लेकिन अगर एक तरफ लेकिन ये बात जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानते, इनका मानना है, क्योंकि एक बहादुर शाह जफर का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने साफ साफ जिक्र किया है, जब क्रांति फैल रही थी, जब क्रांति हो रही थी, उस समय उसने देसी राजा जो थे भारत के, उनको पत्र लिखा जिसमें उसने ये उल्लेख किया कि वह चाहता है, यानी बहादुर शाह जफर चाहता है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालकर भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। और इसके लिए वो चाहता था कि जो क्रांति है उस क्रांति में अधिक से अधिक देसी राजा इन्वॉल्व हो और क्रांति को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर अंग्रेजों से टक्कर लेकर अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालकर भारत को क्या कर सके, स्वतंत्र करा सके। इसके लिए जरूरी है कि अच्छा नेतृत्व किया जाए, एक अच्छा संगठन बनाया जाए और क्या किया जाए कि आपस में एकता बनाकर अंग्रेजों से मुकाबला किया जाए। और जो बहादुर शाह जफर था उसने ये भी उल्लेख किया कि वो भारत को स्वतंत्र कराने का मकसद केवल भारत में फिर से मुगल सत्ता की स्थापना करना नहीं चाहता था, बल्कि वो इसमें ये उल्लेख करता है कि वो अपना जो पद है वो त्याग देगा, वो किसी को भी अपने अंडर में नहीं लाएगा। वो बस उसकी दिली तमन्ना है कि वो अंग्रेजों को यहाँ से निकालकर भारत भूमि को आजाद करवा दे। तो उसके इस पत्र से जाहिर होता है कि जो नेता जो थे वो आपसी या फिर निजी स्वार्थों से प्रेरित नहीं थे। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, विद्रोह पूर्व नियोजित था। देखो ये 18 की क्रांति थी, ये पहले से ही नियोजित थी, बड़े लंबे समय से इस क्रांति की पूरी तैयारियां चल रही थी। इसके लिए जो था वो 31 मई का दिन तय किया गया था। कितनी तारीख? 31 मई की तारीख तय की गई थी। 31 मई 1857 ये तारीख तय की गई थी। इसके लिए क्या किया गया था
कि गुप्त रूप से साधु और फकीरों का बेस बनाकर क्रांतिकारियों को जो सैनिक छावनियां थी उसमें से भारतीय सैनिकों को गुप्त रूप से सूचनाएं पहुंचाई गई इस क्रांति को संपन्न करने के लिए। 31 मई को क्रांति करनी है, इसके लिए गुप्त रूप से सूचनाएं पहुंचाई गई। इसके तहत क्या किया गया कि जो रोटी और जो कमल है उसमें उसकी आड़ में उसके अंदर गुप्त रूप से सूचनाएं सैनिकों तक पहुंचाई गई। तो और क्रांति की जो तारीख तय की गई तो 31 मई तय की गई थी, लेकिन क्रांति जो है वो 10 मई को ही हो गई, यानी कि पूर्व जो नियोजित तारीख थी उससे पहले ही क्रांति हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि जो क्रांति जो थी पहले से ही नियोजित थी, ठीक है। और जब पहले से नियोजित थी तो इसका मतलब ये है कि वो क्रांति करना चाहते थे, मतलब ये विद्रोह पहले से ही तैयार, विद्रोह का माहौल पहले से ही बन रहा था अंदर ही अंदर। तो साफ तौर पर जाहिर है कि राष्ट्रीय भावना की वजह से ये विद्रोह की तैयारियां की जा रही थी। विद्रोह के दीर्घकालीन कारण, देखो विद्रोह जो था वो तत्कालीन कारणों से ही नहीं फैला, बल्कि उसके पीछे कई लंबे समय से जो कारण थे वो विद्यमान थे। जैसा कि हमने कारण पढ़े थे उसमें ये साफ साफ हमने पढ़ा था कि इसके पीछे कभी अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जो दोषपूर्ण नीतियां थी, जो उनके नियम थे, उसकी जो कार्य प्रणाली थी, उसके खिलाफ भारतीय जनता में विद्रोह की भावना भड़क रही थी। उसके जो राजनीतिक कारण है, उनकी प्रशासनिक नीतियां हैं, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है, सामाजिक क्षेत्र में उनके हस्तक्षेप है, इन सभी के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ विद्वेष या फिर रोष विद्यमान था। और वो रोष जो था वो 78 क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि विद्रोह के पीछे काफी लंबे समय से कारण विद्यमान थे, इसलिए इसे सैनिक क्रांति नहीं कहा जा सकता या एक तत्कालीन क्रांति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती, उसके पीछे काफी लंबे समय का क्या कारण विद्यमान रहता है। तो अंग्रेजों के पीछे, अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, इसमें अंग्रेजों की जो 100 साल की जो नीतियां थी वो सब इसके पीछे जिम्मेदार थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय तीसरा आखिरी है, छठा, राष्ट्रीय भावना का उदय। उस समय क्या था, राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा था। अंग्रेजों की नीतियां जो थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, भारतीयों को समझ में आ रहा था कि अंग्रेज क्या करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जब भारतीयों को शिक्षा प्रणाली जो शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा प्रोवाइड करवाई गई, तब उनमें क्या हुआ कि पाश्चात्य तर्क शक्ति और मानवता, पुनर्जागरण आदि के विचार उनके अंदर आए और उन्होंने ये महसूस किया कि जो भारत है उसमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी है। तो धीरे धीरे उन मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू उनमें राष्ट्रीय भावना की विचार जो थे वो प्रबल हो रहे थे। तो ये विद्रोह जो था वो राष्ट्रीय भावना के स्वरूप भी, राष्ट्रीय भावना की विचारधारा के फलस्वरूप भी भड़क उठा था। लेकिन हालांकि भारतीयों के पास संसाधनों की कमी थी, पहुंच उस समय इतने संसाधन थे नहीं जिससे कि वो इस भावना को और क्षेत्रों तक फैला सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत और भारत के उत्तरी भारत के अधिकतर राज्य थे वो इस क्रांति से अछूते रहे, क्योंकि उनके पास, क्रांतिकारियों के पास क्या थे, संसाधनों की कमी थी, ठीक है। तो ये सब कारण इस राष्ट्रीय विद्रोह को करार देने के लिए बताए जाते हैं इन विद्वानों द्वारा, ठीक है। जो ये था राष्ट्रीय विद्रोह। जो अगला जो स्वरूप है वो है ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह। इतिहासकारों को मानना है कि मुसलमानों का विद्रोह था ईसाइयों के खिलाफ। अब मुसलमानों का विद्रोह इसलिए क्योंकि इसका जो नेतृत्व करने वाला था, जो मुख्य जो नेतृत्व करता था वो था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व करने के कारण एक इतिहासकार का एक समूह है जिसने इस क्रांति को क्या कर दिया, यह स्वरूप प्रदान कर दिया कि यह मुसलमानों का विद्रोह था ईसाई जगत के खिलाफ। तीसरा विचारधारा मुसलमान संगठित विद्रोह।
इस विचारधारा के जो इतिहासकार है वह है जेम्स ऑट्रम। जेम्स ऑट्रम, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया कि मुसलमानों का संगठित षड्यंत्र था। क्या नाम दिया कि मुसलमानों का संगठित षड्यंत्र। इन्होंने ये इसको करार दिया, मुसलमानों का संगठित षड्यंत्र, जिसमें सब और इसने ये भी कहा कि इस षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए इन्होंने हिंदुओं का सहारा लिया। हिंदुओं का सहारा लिया, हिंदुओं को सहारा लिया। उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के जो असंतोष था उसको इसके अपना सहयोग बना लिया। हिंदुओं के असंतोष को अपना सहयोग बनाया। हिंदुओं में असंतोष व्याप्त था, असंतोष के कारण असंतोष का उन्होंने फायदा उठाया। इसका मानना, इनका जेम्स ऑट्रम का मानना है कि असंतोष का, हिंदुओं के असंतोष का फायदा उठाया और अपने साथ क्रांति में, अपने साथ षड्यंत्र में उन्होंने उनको शामिल कर लिया। लेकिन अगर गहराई से देखे जाए तो साफ साफ तौर पर इस विचारधारा को मान्यता नहीं दी जाती, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुसलमानों का संगठित षड्यंत्र नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये विद्रोह जो था वो इतना आपसी एकता का परिचायक था। यदि यह विद्रोह किसी एक समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता तो दूसरी और जातियों और समुदाय के लोगों ने इसे भाग नहीं लेते, क्योंकि ये इसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर भाग लिया था। तो अगर एक जाति ने किया होता तो दूसरी जाति इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, अगर इससे मत की खंडन किया जाए तो। इससे परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि इस विद्रोह में सभी भारतीयों ने सहयोग दिया, इसलिए इसे केवल मुसलमानों का संगठित विद्रोह कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन मुख्य तौर पर स्वरूप हमारे सामने आते हैं। पहला है सैनिक विद्रोह, दूसरा है राष्ट्रीय विद्रोह, तीसरा है मुसलमानों का संगठित षड्यंत्र। ठीक है, इस प्रकार से ये विद्रोह का स्वरूप हमारे सामने निकल कर आता है। इसके अलावा कुछ और भी इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको ये करार दिया है कि ये सभ्य और असभ्य लोगों के बीच एक विद्रोह था, एक लड़ाई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सैनिक और असैनिक दो प्रकार का विद्रोह था। किसी ने इसको ईसाई जगत के खिलाफ विद्रोह करार दिया है। तो अलग अलग विचारधारा के इतिहासकारों का इस क्रांति को लेकर अलग अलग मतभेद है। तो लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें तीन स्वरूप हमारे सामने निकल के सामने आते हैं। एक तो सैनिक विद्रोह, एक राष्ट्रीय विद्रोह और एक है ये मुसलमानों का संगठित विद्रोह। इसके अलावा आप इसे इसके अलावा एक चौथा स्वरूप अपन कह सकते हैं कि सभ्य और असभ्य के खिलाफ विद्रोह। इसमें अधिकतर जो ब्रिटिश राइटर्स हैं उनका मानना है कि ये सभ्य और असभ्य के खिलाफ ये लड़ाई थी, यानी कि सभ्य यानी कि पश्चिमी लोग और असभ्य यानी कि एशियन लोगों के खिलाफ। तो ये विचारधारा के आधार पर उन्होंने अपने आप इस क्रांति का स्वरूप निर्धारित किया है। तो ये क्रांति का स्वरूप था और इस क्रांति के परिणाम अपन ने पढ़ लिए, कारण पढ़ लिए और इसके जो विस्तार था, नेतृत्व करता था, उन सबको अपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये क्रांति जो थी ये यहाँ पर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।